तो हेलो बच्चे, मैं ही हूँ डीजे सर की स्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। और आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 8 लेके आए हैं। और जो हम लोग बच्चे वेक्टर का हम लोग रिजोल्यूशन पढ़े थे 3D में, उसी पर बेस्ड कुछ सवाल है। आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। बच्चे बहुत ही बेसिक और सिंपल सवाल है, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो आइए बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसका हमें वैल्यू दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सिंपली आप लोग समझ पा रहे, हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसका हमें ये वैल्यू दे रखे हैं। अब हमें क्या पूछा गया है, देन फाइंड x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। बच्चे हमें ये बात पता है कि किसी एक वेक्टर का 3D में 3 कंपोनेंट हो सकता है। ऐसे तो वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली इन 3 x, y और z के बारे में ही डिस्कशन करते हैं। अब जो हमारे पास वेक्टर a है, इसका वैल्यू x कंपोनेंट में कितना आएगा, y में कितना आएगा और z में कितना आएगा, ये हमें पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा हमसे क्या पूछा गया है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड x एक्सिस। जो हमारे पास वेक्टर a है, मान लो कोई ये वेक्टर a है, इसका x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनेगा जिससे हम लोग अल्फा बोलते हैं, वो निकालने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट में हमें हमारे जो पास जो वेक्टर a है और y एक्सिस के साथ जो एंगल बीटा बनता है, हमें ये पूछा गया है। और 6 में हमें यह पूछा गया है कि जो हमारे पास वेक्टर ए है वो जेड एक्सिस से जो एंगल गामा बनते हैं उसका वैल्यू कितना आएगा। और लास्ट में हमें यह पूछा गया है कि इन एक्स वाई जेड यानी कि तीनों एक्सिस में जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन से कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इनका वैल्यू क्या क्या आएगा। तो बच्चे आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। तो बच्चे हम लोग जानते हैं, वी नो कि ए वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं 3D में। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, बी है, सी है, डी है, कोई सब एक एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर ए वेक्टर गिवन है इसलिए हमने एग्जांपल ए लिया है। हमारे पास जो ए वेक्टर है तो 3D में हम लोग कैसे इसको लिखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बच्चे अगर यही काम 2D में होता तो हम लोग एक्स वाई वाई जेड कोई इनमें से दो ही टर्म को लिखते, लेकिन ये 3D में हमें दे रखा है। तो वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। आपका ए एक्स आई कैप क्या है, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, एक्स में जो कंपोनेंट आया है, वेक्टर ए का वाई में जो कंपोनेंट आया है, और वेक्टर ए का जेड में जो कंपोनेंट आया है उसे हम लोग ए जेड लिखे। बच्चे हमें गिवन क्या है, वेक्टर ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। बच्चे हम लोग सेम ऐसा क्वेश्चन 2D में बनाए थे, सिमिलर करके मैच करके कि इन दोनों में क्या सेम है, सिमिलरिटी है। और ये भी आपका वेक्टर ए है और ये भी आपका वेक्टर ए है, तो इन दोनों में सिमिलर क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ए एक्स आई कैप है, मतलब यहाँ पर आपका जो ए एक्स का वैल्यू है वो क्या है, 1 के इक्वल है, बराबर है। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। यानी कि जो ए एक्स है, एक्स कंपोनेंट है वेक्टर ए का, इसका वैल्यू क्या है बच्चे, 1। यहाँ पर भी आप देखिए जे कैप है, यहाँ पर भी जे कैप है, यानी कि जो ए वाई है इसका वैल्यू कहीं ना कहीं 2 के बराबर है। इन दोनों को आप सिमिलरिटी मैच कीजिए, एक दूसरे को देखिए, तो यहाँ भी जे कैप है, यहाँ भी जे कैप है। जो हमारा ए वाई आएगा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। सिमिलरली यहाँ भी के कैप, यहाँ भी के कैप, तो ए जेड का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 2। तो इस सवाल से हमने सिंपली तीनों कंपोनेंट को निकाल चुके हैं कंपेयर करके। तो ए एक्स कितना आ गया हमारे पास 1 यानी कि एक्स कंपोनेंट, ए वाई कितना आ गया हमारे पास 2 यानी कि वाई कंपोनेंट, और ए जेड कितना आ गया बच्चा हमारे पास 2 यानी कि जेड कंपोनेंट। अब ए एक्स, ए वाई और ए जेड हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अभी बच्चे हमने सवाल में पूछा नहीं, लेकिन चलिए निकाल लेते, हो सकता है ये भी पूछ लें कि जो हमारा ए वेक्टर आया है, ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बच्चे हम लोग ये बात जानते हैं कि 3D में मैग्नीट्यूड में तीनों कंपोनेंट ऐड होगा, एक्स वाई और जेड। तीनों का अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इन तीनों का अंडर रूट का जो स्क्वायर आएगा वही हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आएगा। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें ए एक्स चाहिए, ए वाई चाहिए, ए जेड चाहिए, जो हम लोग तीनों सवाल से कंपेयर करके निकाल चुके हैं। हमारे पास ए एक्स कितना है बच्चे 1, ए वाई कितना है 2 और ए जेड भी कितना है 2। तो हम लोग इसे वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए वाई कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस ए जेड कितना है 2, 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास, अंडर रूट 9। और रूट 9 हम लोग क्या जानते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, रूट 9 3 आते हैं। अब नेक्स्ट सवाल हमें क्या पूछा है, कॉस अल्फा, यानी कि वेक्टर ए का एक्स के साथ जो एंगल है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या होता है, ए एक्स अपॉन ए,
बच्चे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में आपको ये पढ़ा चुके हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू क्या क्या आएंगे। तो कॉस अल्फा क्या है, ए एक्स अपॉन ए, ए एक्स हमारे पास कितना है 1, और ए जो हम लोग अभी निकाले हैं मैग्नीट्यूड वो कितना है बच्चे 3, तो 1/3। कॉस अल्फा अगर 1/3 है तो जो हमारे पास अल्फा आएगा वो कितना आएगा कॉस इनवर्स, क्योंकि कॉस जब इस इधर अल्फा के साथ गुना है, कॉस जब इस साइड आएगा तो पावर -1 आ जाएगा। तो अल्फा कितना आ गया कॉस इनवर्स 1/3। अब सिमिलरली कॉस बीटा आपका ए वाई अपॉन ए, यानी कि अल्फा ए एक्स का एंगल था इसीलिए इसमें ए एक्स आएगा, बीटा ए वाई का एंगल था इसीलिए इसमें ए वाई आया है, और गामा ए जेड का एंगल था इसीलिए इसमें ए जेड आया है। तो कॉस बीटा कितना हो जाएगा ए वाई अपॉन ए वाई हमारे पास कितना है 2, और ए हम लोग मैग्नीट्यूड कितना निकाले थे 3, तो कितना आ गया 2/3। यही से बीटा कितना आ गया कॉस इनवर्स 2/3। अब सिमिलरली बच्चे कॉस गामा हमारे पास जेड कंपोनेंट का ये एंगल है इसीलिए ए जेड अपॉन ए, अब ए जेड आपके पास 2 है और आपके पास ए कितना है 3, तो कॉस गामा अगर 2/3 तो गामा कॉस इनवर्स 2/3। आई होप बच्चे आपको ये गिवन जितना भी सवाल है आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। बच्चे यहाँ पर क्या दे रखा है, एक वेक्टर ए है जिसका वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, एंड बी कितना है जो गिवन वेक्टर है दूसरा i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप। अब ये हमें दो वेक्टर गिवन है और इससे हमें क्या क्या पूछा है आइए हम लोग देखते हैं। पहले क्या है बच्चे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो गिवन वेक्टर है इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। दूसरा क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर के अलोंग इसका यूनिट वेक्टर उसका वैल्यू क्या आएगा। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला बच्चे गिवन वेक्टर ए गिवन है जैसा है मैंने वैसा लिख दिया, वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर बी क्या है i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप। अब हमें क्या पूछा है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहले हम लोग ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है हमारा आर वेक्टर वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि वेक्टर एडिशन में ए प्लस बी को सिंपली हमें ऐड करना है। अगर हम लोग वेक्टर ए और बी का वेक्टर सम करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आके तैयार हो जाएगा। बच्चे हम लोग ये बात पहले पढ़ चुके हैं इनिशियल पार्ट्स में कि रिजल्टेंट वेक्टर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हमारे पास ए वेक्टर भी है बी वेक्टर भी है, इन दोनों का सिंपली वेक्टर सम करना है। बेटा बच्चे वेक्टर सम का ये मतलब है कि अगर आप इनको ऐसे जोड़े ताकि रिजल्टेंट में आपको वेक्टर नजर आए, आपको सिंपली ऐड नहीं कर लेना है कि 2 + 1 3, 3 + 1 4, 5 और 5 0, नहीं, आपको वेक्टर के साथ ऐड करना है। यानी कि 2i प्लस i कितना हो गया बच्चे 3i। ए और बी को हम लोग सिंपली जोड़ रहे हैं क्योंकि हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। 3i 3j प्लस j 4j और प्लस 5 और माइनस 5 कट के कितना हो गया बच्चे 0 हो गया। तो यहां से हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप। लेकिन बच्चे हमें रिजल्टेंट वेक्टर नहीं पूछा है। हाँ बच्चे आप ध्यान दे सकते हैं, ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर कतई नहीं पूछा है, ये हमें क्या पूछा है उसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, √a² प्लस b²। तो √a² प्लस b² कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट हमारे पास गिवन है √3² प्लस 4 का स्क्वायर। ये आपका वेक्टर फॉर्म में था लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड फॉर्म में चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करेंगे अंडर का स्क्वायर कर देंगे, पूरा का जो हमारे पास रिजल्टेंट आया था उसका अंडर का स्क्वायर कीजिएगा तो वही इसका मैग्नीट्यूड निकल के तैयार हो जाएगा। अब √3 का स्क्वायर कितना, √3² प्लस 4², √3² कितना है बच्चे 9, यहाँ पर लिख देते हैं, और 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो 9 + 16 कितना हो जाएगा √25, और √25 का वैल्यू कितना है बच्चे 5। अब नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा है कि यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, यानी कि कोई सा भी वेक्टर का आपको अगर यूनिट वेक्टर निकालना है आप उस वेक्टर को ऊपर लिखिए और उसका जो मैग्नीट्यूड आया है उसे आप नीचे लिखिए। अब हमारे पास आर वेक्टर है, इसका वैल्यू कितना है 3i प्लस 4j कैप, क्योंकि के तो क्या है 0 प्लस 5 माइनस 5 कट के 0 हो चुके थे। अब आर वेक्टर कितना है 3i प्लस 4j, और जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आया था आर वेक्टर का उसका वैल्यू कितना आया था बच्चे 5, तो 3i प्लस 4j/5 ये आपका यूनिट वेक्टर बन के तैयार हो जाएगा। बच्चा आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास यहाँ पर फिर से दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर i प्लस 2j प्लस k, देन फाइंड। अब हमें क्या निकालने बोला है, फाइंड 1 मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, सेकेंड डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये वो 2 के जैसा जस्ट सिमिलर है। इसमें भी जो पहला सवाल था आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था और इसमें भी आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि पहला रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली वेक्टर ए और बी को ऐड करना है क्योंकि रिजल्टेंट के लिए। लेकिन हाँ ध्यान रखें जो एडिशन होगा वो वेक्टर एडिशन होगा, आपको सिंपली बिना वेक्टर के ऐड नहीं करना है,
आपको ये आई जे कैप लगाना ही पड़ेगा। तो हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे एडिशन का? सिंपली वेक्टर ए और बी इन दोनों को जोड़िए, साइन के साथ आई जे कैप आना चाहिए। तो हम लोग जोड़ेंगे तो 2i, और हमेशा ध्यान रखिए आई के साथ ही जुड़ेगा, जे के साथ ही जुड़ेगा, के के साथ ही जुड़ेगा। ये नहीं कि आप 2i को 2j से जोड़ लिए, नहीं बच्चे ये गलती नहीं करेंगे। ये नहीं कि सर आप जोड़ने के लिए कहे तो हम लोग कहीं से भी जोड़ दे, नहीं बच्चे, आपको आई के साथ जोड़ना है, जे को जे के साथ जोड़ना है, और के को के साथ जोड़ना है। अब 2i प्लस आई कितना आ गया बच्चे? 3i, 3j प्लस 2j कितना आ गया? 5j, और 4k प्लस के कितना आ गया? 5k। आपका ये वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट आ चुका है। लेकिन हमें पूछा क्या गया है बच्चे? मैग्नीट्यूड। हाँ बच्चा हमेशा ध्यान रखे, आप ये आंसर मत टिक कीजिएगा, हो सकता है ऑप्शन में एक रहेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन में देगा, लेकिन ये मैग्नीट्यूड नहीं है, इसमें वेक्टर है, लेकिन हमें वेक्टर को हटाना है। तो हमें हटाने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट का स्क्वायर, जो भी गिवन टर्म होगा, जो हमारे पास गिवन टर्म है, इसका हम लोग अंडर रूट का होल स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आएगा। अब हम लोग अंडर रूट लगा लिए हैं पूरा में, अब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9, 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25, और 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25। जब हम लोग 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 9 अंडर रूट 59, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब दूसरा क्या है बच्चे? डिफरेंस निकालना है। सिंपली रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन में हम लोग उन दोनों को ऐड किए थे, और डिफरेंस का मतलब होता है बच्चे अंतर, यानी कि इन दोनों का आपस में घटाना है। तो वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ घटाना है, लेकिन हाँ वेक्टर सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, यानी कि इसमें भी वेक्टर साइन आएगा। ये नहीं कि 2 - 1 1, 3 - 2 1, और 4 - 1 3, ऐसे सिंपली आपको नहीं करना है, साइन के साथ वेक्टर के साथ घटाना है। तो वेक्टर ए 2i माइनस आई कितना आ जाएगा? i, 3j माइनस 2j 1j, और 4k माइनस 1k यानी कि 3k। लेकिन हाँ आपको निकालना क्या है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए इस पूरा पर हम लोग क्या लगाएंगे बच्चे? अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट मैंने लगा दिया, और सबका स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 1 + 1 + 9 रूट 11 आ चुका है। अब बच्चे हम लोग नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहां पर क्या दे रखा है? इफ I cap plus alpha j cap is, if I cap plus alpha j cap is a unit vector, then find value of alpha। हाँ बच्चे यहाँ पर ये सवाल दे रखा है, अगर I cap प्लस अल्फा जे कैप, यानी कि I cap और अल्फा जे कैप का अगर सम, अगर जोड़ एक यूनिट वेक्टर है, तो इस केस में हमारे पास अल्फा क्या आएगा? बच्चे ये हमें बोल रखे हैं, आप क्वेश्चन पर ध्यान दें, यहां पर ये बोल चुके हैं कि एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। तो आई कैप प्लस अल्फा जे कैप का वैल्यू कितना आ गया? 1। और बच्चे हम लोग ये जानते हैं कि जितना भी यूनिट वेक्टर है जैसे आई कैप, तो इनका मैग्नीट्यूड वैल्यू हमेशा कितना रहेगा? 1 रहता है। जैसे आई कैप का वैल्यू भी कितना है? 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगा। इसका सिंपल एक ही काम है डायरेक्शन को बताना। जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। के कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। या फिर आप किसी के साथ भी कैप लगाएंगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे, तो मैग्नीट्यूड हमेशा कितना आ जाएगा? 1। जैसे अगर बी कैप लगाए तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो आई कैप को क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं? हाँ, जिस पर भी हम लोग कैप लगाएंगे उसका वैल्यू बच्चे हमेशा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आई कैप 1 हो गया, और जे कैप भी कितना हो गया? 1। तो सिंपली यहाँ पर 1 प्लस अल्फा 1 के बराबर है, तो अल्फा निकालेंगे क्या? ये 1 उधर जाकर 1 से माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपका बच्चे मेथड 1 था अल्फा निकालने का। लेकिन बच्चा हमारे पास यहाँ पर 2 मेथड है। मेथड 1 से हम लोग अल्फा निकाले हैं, अब मेथड 2 से कैसे निकालेंगे? जैसे बच्चा हमारे पास ये अल्फा जो गिवन है, यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस अल्फा जे कैप। अब यूनिट वेक्टर का हम लोग क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। और इनका मैग्नीट्यूड भी हमेशा कितना आएगा? 1। हाँ, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना आएगा बच्चे? 1 आएगा। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर था, इसका हमने क्या निकाला? मैग्नीट्यूड। अंडर रूट यूनिट वेक्टर का हम लोग क्या निकालेगा? मैग्नीट्यूड, उसका भी वैल्यू कितना आएगा? 1। तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, और अल्फा जे का स्क्वायर कितना आएगा? अल्फा, क्योंकि आई कैप का वैल्यू तो कितना है? 1 है, और जे कैप का भी वैल्यू कितना है? 1 है। तो यह सिंपली कितना क्या बचा? 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 1। तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर कितना है? 1। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी। जब हम इधर स्क्वायर करेंगे तो ये जो अंडर रूट है ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच्चे कुछ बच्चों को ये डाउट है कि सर ये अंडर रूट 2 से कैंसिल आउट कैसे हो गया? तो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे रूट
2 का स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 2। सर कुछ बच्चों को डाउट है, सर आपने अंडर रूट को 2 से डायरेक्ट कैंसिल कैसे कर दिया, आप हमें बताइए। तो बच्चे आपको ये पता होगा कि रूट का जो वैल्यू होता है 1/2 है और आपके पास पहले से 2 है, तो ये 2 से ये 2 सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 पे पावर 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अंडर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आपका क्या बचा, वो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस अल्फा। क्या बच्चे अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कितना आ गया आपका 1 स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा कितना आ गया आपका 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो अल्फा यहाँ से 1 - 1 फिर से 0 आ जाएगा। बच्चे इस मेथड 2 को हम लोग फिर से समझते हैं। मेथड 1 तो सिंपल था, यूनिट वेक्टर का सम जोड़ कितना होता है 1, यहाँ से अल्फा हम लोग कितना निकालेंगे 0। अब सेकंड क्या है, जो आपके पास यूनिट वेक्टर है इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट आई का स्क्वायर प्लस अंडर रूट अल्फा जे का स्क्वायर। लेकिन आई और जे यूनिट वेक्टर इसका वैल्यू कितना है 1 है, तो सिंपली यहाँ 1 बचेगा और यहाँ अल्फा, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना है बच्चे 1 है, कितना है 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, या फिर दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ आप स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 प्लस अल्फा बराबर 1, तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा 1 - 1 यानी कि 0। बच्चे आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि बच्चे आप नोट डाउन कर चुके हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चे, हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट वो क्या आएगा, हम लोग इसको डिटेल में समझने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये जो हम लोग दिखा रहे हैं बिंदु पॉइंट, इसी को हम लोग डॉट बोलते हैं। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आने वाला हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट किए तो जो रिजल्ट आया वो एक स्केलर क्वांटिटी आया। यानी कि हमेशा हम ये बात नोट कर लेंगे आज के बाद कि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। अब यहां पर देखिए जैसे ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इसे हम लोग लिख सकते हैं। ए वेक्टर को हटा के ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी को हटा के बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जब हम लोग डॉट को हटाए तो उसके बदले में क्या आया कॉस थीटा आया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा ए बी कॉस थीटा, और जो ए बी कॉस थीटा है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई डायरेक्शन अटैच नहीं है। यहाँ पर आपका ए का मैग्नीट्यूड है और बी का भी मैग्नीट्यूड है, और थीटा का कोई होता ही नहीं है मैग्नीट्यूड, यूनिटलेस होता है। तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर कितना आ गया आपका ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का ए का मैग्नीट्यूड गुना बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो आप इसे सिंपली आज के बाद याद कर लेंगे कि दो वेक्टर का डॉट क्वांटिटी हमेशा एक स्केलर आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे आपका P डॉट Q वेक्टर अगर करे तो सिंपली पी क्यू कॉस थीटा आ जाएगा, यानी कि डॉट हटेगा तो इसके बदले में कॉस थीटा आएगा और इनका मैग्नीट्यूड लिख लेना है आपको। इसमें किसी भी प्रकार को कोई डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगा। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला क्या है, जैसे कि वर्क। बच्चे हम लोग ये जानते हैं कि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, यही क्या है हमारा वर्क है। यानी कि एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, एफ क्या है आपका यहाँ फोर्स है और डी क्या है डिस्प्लेसमेंट है। अब वर्क क्या है बच्चे एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, तो इस के हिसाब से यहाँ पर देखिए इस डॉट को हटाने के लिए, यानी कि हमें यहाँ से वेक्टर को हटाने के लिए हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। जैसे ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर को हम लोग ए बी कॉस थीटा लिखे थे, उसी तरह एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर को हम लोग एफ डी कॉस थीटा लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमें दो वेक्टर का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट हट जाएगा और वेक्टर भी हट जाएंगे, और सिंपली उसके साथ कॉस थीटा ऐड होगा मैग्नीट्यूड के साथ। अब सेम हम लोग क्या देखेंगे पावर। पावर क्या है आपका बच्चा फोर्स वेक्टर को फोर्स वेक्टर गुना आपका वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों का जो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है क्या है आपका पावर है। एफ से क्या है फोर्स और वी से क्या है वेलोसिटी, तो पावर एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर को हम लोग सिंपली एफ वी कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका जो स्केलर फॉर्म आएगा वो क्या आएगा एफ भी कॉस थीटा, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई डायरेक्शन नहीं आएगा। थीटा यहाँ डॉट के बदले में थीटा आएगा और एफ और भी का मैग्नीट्यूड आएगा।
अब इस पर बेस्ड आपको यह एग्जांपल दिया गया है। मान लीजिए हमारे पास थीटा 60 डिग्री है और फोर्स 10 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो इस केस में वर्क क्या आएगा। अब बच्चे हम लोग ये जानते हैं कि वर्क क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, इसी का हम लोग स्केलर प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। अब बच्चे ये बात आप ध्यान रखेंगे कि एफ और डी जो ये हम लोग यहाँ पर लिए हैं, ये मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन के इंक्लूड नहीं करना है कि आप एफ के साथ या फिर डिस्प्लेसमेंट 10 आई कैप प्लस डी 5 मीटर कुछ आई कैप वगैरह इसमें ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर जो क्वांटिटी है ये मैग्नीट्यूड में है। एफ कितना है आपका 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 5 मीटर, और कॉस थीटा हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू कितना है बच्चे 1/2, 10 5 50 और कॉस 60 है 1/2, ये कितना टाइम्स 2 से 25 टाइम्स कैंसिल हो गया, हमारे पास वर्क कितना आ गया 25 जूल। यानी कि आज के बाद कभी भी अगर आपको थीटा दिया रहे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया रहे, आप सिंपली इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास वर्क आके हाजिर हो जाएगा। अब एग्जांपल सेकंड, इसमें क्या है, आपके पास एक फोर्स है, फोर्स वेक्टर जिसका वैल्यू है 5 न्यूटन और वेलोसिटी है √3 मीटर पर सेकेंड और थीटा कितना है 30 डिग्री, देन फाइंड पावर। अब यहाँ पर जानते हैं कि जो पावर है उसका जो स्केलर प्रोडक्ट है क्या आता है, एफ बी कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, लेकिन इसी का स्केलर फॉर्म क्या आएगा, एफ भी कॉस थीटा। अब हमारे पास फोर्स भी है, वेलोसिटी भी है और थीटा भी है, इन तीनों का आपस में सिंपली गुणा करना है। अब फोर्स कितना है 5 न्यूटन, वेलोसिटी कितना है √3 और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अब ये √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कितना आएगा 3 आएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा, √5 को √5 को मल्टीप्लाई करने पर 5 आएगा। यानी कि किसी भी दो सिमिलर क्वांटिटी का अंडर रूट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगा। जैसे √x गुना √x कितना आ जाएगा x आ जाएगा। सिमिलरली √3 इंटू √3 कितना आ गया 3, तो 5 3 से कितना आ गया 15 और नीचे है 2, यानी कि 15/2 7.5 आ गया। और पावर का ऐसा मात्रा क्या होता है बच्चे, वाट होता है, आप 7.5 वाट लिख सकते हैं। अब क्या है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर है यानी कि डॉट प्रोडक्ट है, इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज से इंपॉर्टेंट पॉइंट से आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज गिव स्केलर क्वांटिटीज। मैंने सबसे पहले आपको यही समझाया था, किसी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। यानी कि जो हमारे पास यहाँ रिजल्ट आए थे 7.5 वाट, इसमें किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन नहीं आएगा। ये 25 जूल, इसमें भी कोई प्रकार का कोई मतलब यानी कि कोई डायरेक्शन नहीं है। जो हमारा पावर है जो ये क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है, जो 25 जूल है ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन ये जो स्केलर क्वांटिटी आया कैसे, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन से। हाँ आप यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसका स्केलर प्रोडक्ट कितना आया 25 जूल, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा आंसर एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगा। ये आपका पहला पॉइंट था। पॉइंट नंबर सेकंड, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, एक दूसरे को एक्सचेंज करके लिखना। जैसे आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, अगर हम लोग बी को आगे लिख दें और ए के पीछे करें ए को, तो इसमें रिजल्ट में किसी भी प्रकार को कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे बोर्ड में ध्यान दे सकते हैं आप, 3 आई कैप मान लीजिए डॉट 4 जे कैप, इसको आप 4 जे कैप डॉट 3 आई कैप भी लिख सकते हैं। यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के डॉट में है तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लोग बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। इसमें रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरा क्या है, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, इंटरचेंज करके लिखना। जैसे यहाँ पर देखिए ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इनमें से अब बी को आगे लाइए, चाहे ए को अंदर कीजिए, सी को बाहर करके ए को अंदर लीजिए, तो इसमें भी आंसर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ सिंपली आप देखिए कि ए वेक्टर ए डॉट बी, आपका ए पहले वी वेक्टर से गुना है, ए डॉट बी वेक्टर आ गया। उसके बाद आपका ई फिर किससे गुना है, आपका ए सी से, पहले आपका ए बी से गुना है तो ए डॉट बी वेक्टर आ गया, प्लस ए फिर किससे गुना है सी से, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब इसको हम लोग अलग अलग तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं। यानी कि ये ए पहले बी से गुना है और फिर ए सी से गुना है, कि इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग भाग करके सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब आगे हमारा क्या है, स्पेशल केसेस। स्पेशल केस क्या आएगा, जैसे देखिए इफ थीटा
सॉरी थीटा आपका लेस देन 90 डिग्री, यानी कि मान लीजिए हमारे पास दो कोई वेक्टर है ए और बी और इनका बीच का जो एंगल है वो ये मान लीजिए ये हमारा 90 परपेंडिकुलर इससे छोटा है, कोई सा भी हो छोटा, मतलब 60, 45, 37, 53 कुछ भी हो सकता है। जो हमारे पास दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 से कम है, 90 से कम है, तो उस केस में हम लोग एंगल को क्या बोलेंगे बच्चे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। यानी कि एक्यूट एंगल होने के लिए क्राइटेरिया क्या है? जो एंगल है वो 90 से कम होना चाहिए, बस 60, 53, 37 जितना भी एंगल आएगा 90 से कम, उन सबको हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। अब ए डॉट बी क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा, यहां पर क्या है? थीटा 90 से कम है, और हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर थीटा 90 से कम होगा तो कॉस थीटा हमेशा प्लस में आएगा। हाँ बच्चे ध्यान देंगे, मैंने क्या कहा? थीटा अगर 90 से कम है तो कॉस थीटा हमेशा प्लस आएगा, और अगर कॉस थीटा प्लस आएगा तो ए डॉट बी वेक्टर भी प्लस आएगा। यानी कि ए बी प्लस होगा चाहे माइनस होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? थीटा, क्योंकि ए बी तो मैग्नीट्यूड है, इसका कोई रोल नहीं है। आपका थीटा पॉजिटिव, अगर ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव आएगा, अगर ये पूरा नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आएगा, अगर ये टर्म जीरो है तो ये भी जीरो आएगा। यानी कि ए डॉट बी वेक्टर सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा पर डिपेंड करेगा, कॉस थीटा जैसा होगा ए बी वैसा होगा। अब नेक्स्ट केस क्या है आपका? मान लीजिए जो थीटा है वो 90 से बड़ा है, मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक बी है, इनका बीच का जो एंगल है ग्रेटर देन 90 है, 90 से बड़ा है। पहले क्या था आपके पास? थीटा 90 से कम था, अब 90 से ज्यादा है, तो उस केस में हम लोग एंगल को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस। अब 90 से ज्यादा कितना हो सकता है बच्चे? 100, 120, 140, 160, 90 से ज्यादा होना चाहिए। तो ए डॉट बी वही आएगा, ए बी कॉस थीटा। थीटा अगर 90 से बड़ा होगा तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा, और अगर कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो ए बी भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ए बी सिर्फ कॉस थीटा पर डिपेंड करता है। अगर कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव, और कॉस थीटा नेगेटिव है तो ए बी भी नेगेटिव आएगा। ये भी क्या आएगा इस केस में? नेगेटिव आएगा। केस सी क्या है बच्चे आपके पास? अगर थीटा 90 डिग्री है, यहां पर क्या था? 90 से कम, यहां 90 से ज्यादा, और यहां पर 90। थीटा अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मतलब क्या है? जो आपके पास जो वेक्टर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि मान लीजिए ये वेक्टर ए है और बी है, तो इनका बीच का एंगल 90 डिग्री है। बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर होने के लिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। और cos 90 कितना होता है? 0, तो ए भी क्या होगा? 0। ये तीनों पॉइंट से हमें ये सिंपली कंक्लूजन याद रखना है कि जो हमारे पास थीटा cos थीटा अगर प्लस आएगा तो ए भी प्लस आएगा, cos थीटा अगर माइनस आएगा तो ए भी माइनस आएगा, और cos थीटा अगर 0 आएगा तो ए भी 0 आएगा। cos थीटा अगर ज्यादा होगा तो ए बी ज्यादा होगा, cos थीटा अगर कम होगा तो ए बी कम होगा, और cos थीटा अगर 0 होगा तो ए बी भी 0 होगा। अब ये सारा कंक्लूजन मिला के एक नोट क्या बनाया गया है? इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, मैंने आपको यहां बताया अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है यानी कि इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। और हमें देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। और इस केस को हम लोग ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब ये परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना, इसी को ही हम लोग ऑर्थोगोनल केस कहते हैं। तो बच्चे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ बच्चे, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, आप जो हमारा लेक्चर देखते हैं, अगर आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगे और कुछ इससे अगर आप नॉलेज हासिल करते हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए विजिटर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।